और शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां रामबन से बड़ी खबर आ रही है। मागरकोट में सड़क हादसा पेश आया है। बेकाबू ट्रक ने 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 अफराद की मौत हुई है, 10 अफराद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को रामसू के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। हादसे की वजह ट्रक का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां रामबन से खबर आ रही है। मागरकोट में सड़क हादसा पेश आया है। इस बड़े सड़क हादसे में बेकाबू ट्रक ने 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। तस्वीरें भी हमारे पास है, वो उन तस्वीरों में भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना खतरनाक यह हादसा है। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है, 10 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। जख्मियों को रामसू के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा पेश आया। एक और बड़ी खबर, 26 नक्सलियों की लाशें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लाई गई हैं। पुलिस ने पूरे अस्पताल को घेरे में ले लिया है और सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। इसे महाराष्ट्र पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। 10 घंटे के ऑपरेशन में 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। गढ़चिरौली के अस्पताल से हमारे नुमाइंदे ने खुसूसी हालात का जायजा लिया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी यह है कि C60 कमांडोज ने एक स्पेसिफिक इनपुट पर इतना बड़ा ऑपरेशन किया। ये 10 घंटे का ऑपरेशन चलता रहा। आपको बताना चाहेंगे कि शनिवार सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। इतने बड़े ऑपरेशन में 10 घंटे के ऑपरेशन में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। न्यूज 18 इंडिया एक जो पहला चैनल है जो स्पॉट पे पहुंचा हुआ है, जहां पर सभी 26 नक्सलियों की बॉडी को रखा गया। जो 26 नक्सलियों की जो बॉडीज है वो इसी सरकारी अस्पताल में रखी गई। यहाँ पर ये पोस्टमार्टम का प्रोसेस अभी धीरे धीरे चल रहा है। ये देखिए सुरक्षा कितनी कड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ऑपरेशन है वो काफी बड़ा ऑपरेशन है, और जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइट का जो हेड था मिलिंद तेनतुंबड़े, उसको मार गिराया गया है। और इस पूरे ऑपरेशन को बड़ी स्पेसिफिक इनपुट जानकारी मिलने के बाद इस ऑपरेशन को दिया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि जो गढ़चिरौली इलाका है वो काफी ज्यादा नक्सली प्रभावित इलाका है, इसलिए यहाँ पर किसी भी ऑपरेशन करने से पहले महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी चुनौती करनी पड़ती है। लेकिन C60 कमांडो जो सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ हमेशा लैस रहते हैं, उन्हें इसी बात के लिए ट्रेन किया गया है कि किस तरीके से जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है या फिर बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो किस तरीके से उनको अंजाम देना है। आपको बताना चाहेंगे कि जो मिलिंद तेनतुंबड़े, उसकी स्पेसिफिक जानकारी मिली थी कुछ दिन पहले, और उस स्पेसिफिक जानकारी पर वर्कआउट करने के बाद जो SP अंकित गोयल, उन्होंने अपनी टीम तैयार की और टीम तैयार करने के बाद कल सुबह 6 बजे यहां से जो स्पॉट है वहां से 104 किलोमीटर जाकर ऑपरेशन किया। आज मुल्क भर में कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं सालगिरह मना रही। इस मौके पर पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस लीडरों ने खिराज अकीदत पेश किया। वहीं सेंट्रल हाउस में मरकजी वज़रा के न पहुंचने पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लोकसभा चेयरमैन और मरकजी वज़रा के न पहुंचने पर अफसोस का इजहार किया। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा कि बीजेपी का सेंट्रल हॉल में ना पहुंचना इस बात को आया करता है कि बीजेपी मुल्क के मुजाहिदीन आजादी का एहतराम नहीं करती। इससे कबल कांग्रेस लीडरान ने पंडित नेहरू की तस्वीर पर फूल मालाएं गुलहाए अकीदत पेश करते हुए इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। खिराज पेश करने वालों में पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी और राज्यसभा मेंबर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले लीडरों ने शिरकत की। तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मोदी ने ट्वीट के जरिए जवाहरलाल नेहरू को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने PM योजना ग्रामीण स्कीम के तहत त्रिपुरा के आवाम से वर्चुअल मीटिंग के जरिए बातचीत की। 1,47,000 बाशिंदों में तकरीबन 709 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने इस्तफादा कुनंदगान के साथ रास्त बातचीत की। आपको जो घर के लिए अपनी किस्त मिली है, क्या इसके लिए ये सच्चा बताना मुझे? हाँ सर। आपको किसी को बिचौलिए को पैसा देना पड़ा क्या? कोई रिश्वत देनी पड़ी क्या?
कुछ बेईमानी का रास्ता लेना पड़ा क्या? ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं देना पड़ा सर। नहीं, जोर से बताओ, हिम्मत से। हाँ, जोर से सर बोल रहा हूँ। किसी को पक्का? कोई पैसा नहीं दिया, किसी ने मंगाया भी नहीं सर। किसी ने कुछ मांगा नहीं है ना? नहीं सर। किसी को कुछ दिया नहीं ना? नहीं सर। ये आपका और हक दूसरे- है, हाँ सर। और आपका हक पूरा करना ये मेरा जिम्मेवारी है। धन्यवाद सर। देखिए सिमरन जी, हमारी यही कोशिश है कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी योजना के लिए ना तो भटकना पड़े, ना ही उसके पास इस पैसे कोई बिचौलिया छीन ले जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शी ढंग से चयन, घरों की जियो टैगिंग, ग्राम सभा में नाम का ऐलान, निष्पक्ष सर्वे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसी सोच का हिस्सा है। आपको पहले की सरकारें भी याद होगी, जहां पर कट कल्चर के बिना कोई काम ही नहीं होता था। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को एक नई जहत दी है। अगर मुल्क की आज़ादी के वक्त इस तरह का लाही अमल होता तो दुनिया भर में आज हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बहुत मजबूत होता। इस मौके पर उन्होंने यूपी में बीजेपी हुकूमत के कारनामों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आला योगी लखनऊ में वैश्य समाज सम्मेलन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। भाइयों बहनों, जो ये पहचान देश को मिली है, ये इसलिए मिली है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक दृष्टि दी है, भारतीय दृष्टि। ये 1947 में अगर इस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व भारत के पास होता तो भाइयों बहनों, भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश होता, दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होती। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर, प्रदेश की जो सबसे खराब स्थिति होती थी वह प्रदेश के अंदर भय का माहौल होता था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। प्रदेश के अंदर गुंडा टैक्स वसूला जाता था, अराजकता का एक वातावरण था, अव्यवस्था थी। लेकिन आज 4.5 वर्ष हो गए, प्रदेश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा आज दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के रिहायशगाह पहुंची और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मायावती की वालिदा का हफ्ते को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 92 बरस थी और वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार थीं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला और एसपी सदर अखिलेश यादव कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर जवाबी हमला किया। दरअसल शाह ने हफ्ते को आजमगढ़ से अखिलेश को निशाना बनाया था। शाह ने कहा था कि मोदी जी जेम लाए हैं ताकि खरीदारी बदनवानी के बगैर हो सके। जे का मतलब है जनधन अकाउंट, ए का मतलब है आधार और एम का मतलब है हर हाथ में मोबाइल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ का, अपने अहंकार का, अपनी महंगाई का जवाब देना चाहिए। इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, और जैम अकेला अच्छा भी नहीं लगता है। आप सब लोगों सुबह नाश्ता किया होगा? नहीं नहीं नहीं, असली बात नहीं जानते। बिना बटर के तो आप भी नहीं चलोगे। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है, और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए। उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। त्रिपुरा में हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात के खिलाफ नांदेड़ में 21 नवंबर जुमे के रोज एहतजाजन
मुनक्किदा जलसे के अख्ताम पर हुए पथराव और कशीदगी के वाकयात के मामले में पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस मामले में पुलिस ने शहर के अलग अलग 4 पुलिस स्टेशनों में 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पथराव की वारदात में मुलविस मुलजमीन की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में 43 अफराद को गिरफ्तार किया है और मजीद कुछ लोगों की गिरफ्तारियों के इम्कानात हैं। इस मामले में आज इतवारा पुलिस स्टेशन हुदूद के एडिशनल एसपी नीलेश मोरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पुलिस की जानिब से की गई गिरफ्तारियों की तफसीलात बताई और साथ ही शहर में अमन अमान की बहाली को मुमकिन बनाए रखने के लिए लोगों से सब्र व तहम्मुल से काम लेने और गलत अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से की गई गिरफ्तारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गिरफ्तार किए गए नौजवानों ने रिश्तेदारों का इल्जाम है कि पुलिस बेगुनाह नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज बांधव की मार्फत जो धरने आंदोलन किया था, उसमें जो घटना घटी, उसमें कुल मिलाकर 4 एफआईआर जो है नांदेड़ ज़िले में पुलिस स्टेशन इतवारा, पुलिस स्टेशन वजीराबाद, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर और नांदेड़ ग्रामीण में दाखिल हुए थे। वो 4 गुने में अब तक 34 लोगों को अरेस्ट किया है और जो बाकी के फरार है उनको अरेस्ट करने के लिए कुल मिलाकर 6 टीम अभी भी सर्च कर रही है और जल्द ही वो बाकी के जो फरार लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र के मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती में बंद के दौरान फूट पड़ने वाले तशद्दुद के मामले में बीजेपी लीडरान रजा एकेडमी को जिम्मेदार करार देकर पाबंदी आयद करने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने रजा एकेडमी की हिमायत करते हुए जाफरानी फिरका परस्ती पर लगाम लगाने का मुतालबा किया। आजमी ने मुस्लिम नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियों और हरासा किए जाने के मामले पर अफसोस का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने अबू आसिम आजमी से खास बातचीत की। आजमी साहब यहाँ पर खुद मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आसिम भाई, ये तशद्दुद हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बंद की जो कॉल दी गई थी और जिस तंजीम ने कॉल दी थी वो जिम्मेदार है तशद्दुद की? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई तंजीम जिम्मेदार इसकी है। जिम्मेदार इसके वो लोग हैं जिनको लगता है कि तशद्दुद से, लड़ाई झगड़े से, फसाद से उनको फ़ायदा होता है। अगर मैं देख रहा हूँ कि 4 ज़िले में एक ही साथ एक वक्त में सब हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा इंक्वायरी का मसला है। ये इंक्वायरी होना चाहिए कि एक ही साथ 4 जिलों में क्यों हुआ। मुंबई में तो नहीं हुआ, मुंबई में तो बहुत शांति से सब हो गया। तो देखिए, अगर किसी ने बंद का ऐलान किया तो कोई गलत नहीं किया। त्रिपुरा में इतना जुल्म ज्यादती की गई, प्रेस वालों को जिसने भी सरकार के खिलाफ, सरकार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया, उसको यूएपी में बंद कर दिया गया। जैसा लगता है अंधेर नगरी चौपट राजा कोई सुनने वाला ही नहीं है। रोज आना कहीं धर्म के नाम पे गाली दी जा रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा कर राजनीति की जा रही है। गंगा जमनी तहजीब का मुल्क, इसमें जो है आपसी झगड़े करा करके राजनीति करना जिनका काम है, उन लोगों की इंक्वायरी होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि रजा एकेडमी की कसूर नहीं है इस पूरे मामले में? रजा एकेडमी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? रजा एकेडमी ने वही तो काम किया जो गांधी जी ने किया था, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया उन्होंने। अब उसमें तशद्दुद हो गया तो तशद्दुद क्यों हुआ उसकी इंक्वायरी करो। और अगर जो भी शख्स हो, चाहे वो रजा एकेडमी के लोग हों, चाहे वो आम पब्लिक हो, इंक्वायरी करो। ऐसे लोग तो नहीं आके तशद्दुद किए, साफ सुथरी इंक्वायरी हो जाए, जो गुनहगार उसको सजा मिल जाए। लेकिन कुछ सियासी लीडरान जो इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि रजा एकेडमी पर पाबंदी लगनी चाहिए। आज़ाद मैदान का मामला भी हुआ था, इसकी जिम्मेदार भी रजा एकेडमी थी और ये मामला भी हुआ है। रजा एकेडमी के नाम पर जो है वो सियासत गर्म होती जा रही है। देखिए, ऐसा है ना कि मैं इस तरह से बगैर किसी इंक्वायरी के किसी को अगर पाबंदी लगाना है ना, तो उन पर सबसे पहले पाबंदी लगाओ जो लोग रोजाना इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पहले इंक्वायरी होना चाहिए, कुछ टाइम दीजिए, इंक्वायरी कीजिए कि सच्चाई क्या है इसमें, और जब सब सच्चाई सामने आ जाए उसके बाद कार्रवाई होना चाहिए। महाराष्ट्र में तशद्दुद के बाद जो है वो सियासत गर्म हो गई है, सियासी रोटियां जो है वो सेकी जा रही है और सियासी बयानबाजी की जा रही है। लेकिन अबू आसिम आजमी का ये कहना है कि इस पूरे मामले की पहले शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी के बाद जो है वो पुलिस ये फैसला करे कि कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
उधर अमरावती तशद्दुद पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा फसाद का असर सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों देखा गया, यूपी, बिहार, बंगाल और दिल्ली में क्यों इसका असर नहीं रहा। महाराष्ट्र में क्यों दंगे हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमरावती हो, नांदेड़ हो और कुछ इलाके में। त्रिपुरा में जो हुआ है, हाँ, त्रिपुरा में कुछ हुआ है। और त्रिपुरा में क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश में कुछ हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है, उनके ऊपर हमले हुए, उनका रिएक्शन त्रिपुरा में हुआ। तो बांग्लादेश का ही क्यों रिएक्शन हो रहा है? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। कल मणिपुर में एक कर्नल उनके फैमिली के साथ टेररिस्ट अटैक में मारा गया, उनकी रिएक्शन क्यों नहीं? और सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, सिर्फ त्रिपुरा में ही क्यों? ये सवाल हमारे सामने है। हाँ, या पूरे देश में हिंदू है ना, तो सब जगह पे रिएक्शन उठनी चाहिए। फिर सिर्फ अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है। महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? त्रिपुरा पश्चिम बंगाल का नज़दीक का राज्य है और मुझे लगता है कि त्रिपुरा में आजकल तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज के रूप में उभर रही है कि इसीलिए कोई साजिश त्रिपुरा में रची जा रही है और उसका पूरा वातावरण पूरा देश में बिगड़ रहा है। और भी बातें हैं इस देश में, उसके ऊपर मोर्चा निकलना चाहिए। अगर हिंदू सचमुच खतरे में है इस देश में, तो मैं कहूँगा कि मोहन राव भागवत साहब ने, जो सरसंघ चालक है, एक मोर्चा दिल्ली पे निकालिए, हम सब आ जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को आप सवाल पूछिए उस बारे में, हम आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने फजाई आलूदगी के पेश नज़र आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए अहम फैसले लिए। 1 हफ्ते तक तमाम स्कूलों को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो 1 हफ्ते तक वर्चुअल क्लासेस चलाएं। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के लिए भी 1 हफ्ते तक के लिए वर्क फ्रॉम होम के अहकाम जारी किए गए हैं। प्राइवेट दफातर को घर से काम करने का मशवरा दिया गया है। 3 दिन तक के लिए तामीरी सरगर्मियों को बंद करने का ऐलान किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि फजाई आलूदगी के पेश नजर आवाम को राहत देने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। के सेक्शन 5 के तहत ये ऑर्डर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने जारी किया है, जिसके तहत ये स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरी 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। केवल उन जगहों पर छूट मिलेगी जहां पर पहले से परीक्षाएं आयोजित हैं। जहां पर अगर परीक्षाएं हैं वहां पर छूट मिलेगी, वहां पर वो खुले रहेंगे इंस्टीट्यूट या कॉलेज। लेकिन बाकी सभी तरह के कॉलेज, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सब 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। दूसरा निर्णय जो लिया गया कि सभी निर्माण और विध्वंस, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, जितने तरह की गतिविधियां हैं दिल्ली के अंदर, ये 17 तारीख तक बंद रहेंगी। चाहे वो छोटी कंस्ट्रक्शन साइट हो और चाहे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट हो, सभी जगहों पर काम जो है वो 17 तक बंद रहेगा। उसके बाद हम रिव्यू करके आगे का निर्णय सरकार लेगी। तीसरा जो निर्णय लिया गया था कि जीएनसीटी दिल्ली के ऑफिस, कॉरपोरेशंस और जो स्वायत्त शासी संस्थान हैं, उन सभी के कार्यालय 17 नवंबर तक बंद रहेंगे और सभी जो ऑफिसर्स है वर्क फ्रॉम होम घर से करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर टिप्पणी करनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन में आए और उन्होंने निर्णय लिया कि 1 सप्ताह के लिए दिल्ली में स्कूल को बंद कर दिया जाए, साथ ही ऑफिस भी बंद कर दिया जाए और जो ऑफिस के कर्मचारी हैं वह वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पर भी 14 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक रोक लगा दी गई है, जिससे प्रदूषण का लेवल कम हो। सब कुछ के बाद देखा जाए तो आज जो प्रदूषण का लेवल मापा गया है
एयर क्वालिटी इंडेक्स 8:05 पर जो मापा गया है वह 344 है। दिल्ली में देखा जाए तो जो हवा चल रही है, रात में जो हवा चली है और इस समय भी जो हल्की हवा चल रही है, इससे जो प्रदूषण का लेवल है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों देखा जाए तो दिल्ली के किसी भी पॉइंट पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से कम नहीं था, लेकिन वहीं देखा जाए तो आज हर जगह 300 के आसपास आ गया है। तो माना जा रहा है कि जैसे जैसे हवा तेज चलेगी प्रदूषण का जो लेवल है वह कम होगा। लेकिन सब कुछ के बाद जिस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ा था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ तमाम लोगों की चिंता बढ़ गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। उनका मानना था कि जो हवा में जो जहर है उसको, जहरीली हवा जो प्रभावित न करे बच्चों को, इसलिए स्कूल न जाएं। साथ ही जो लोग ऑफिस कर्मचारी हैं वो घर से ही काम करें। तो तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। सब कुछ के बाद देखा जाए तो दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल बढ़ गया था इससे लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे थे, आंखों में जलन हो रही थी, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, जिसको देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन अब जो हवा चल रही है इससे जो देखा जाए तो प्रदूषण का जो लेवल है वह घट रहा है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली खवातीन कमीशन ने भीख में मिली आज़ादी वाले बयान पर कंगना रनौत के तबसरे का नोटिस लिया है। डीसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कंगना को दिया गया पद्मश्री वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने सदर रामनाथ कोविंद को भेजे गए खत में कहा है कि कंगना की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे में इन्हें दिया गया एजाज वापस लिया जाए और इनके खिलाफ गद्दारी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मालीवाल ने अपने खत में लिखा है कि कहीं कोई अलग थलग मामला नहीं है, वो आदतन अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ जहर उगलती हैं और अपने आप से मुत्तफिक न होने वालों के खिलाफ इंतहाई बेहुदा जबान इस्तेमाल करती रही हैं। वाज़ेह कि कंगना ने कहा था कि मुल्क की आज़ादी भीख में मिली है और असल आज़ादी 2014 में मुल्क को नसीब हुई है। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके शौहर राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जराये के मुताबिक नितिन बाराई नामी शिकायत कुनंदा ने बांद्रा पुलिस को मालूमात देते हुए बताया था कि जुलाई 2014 से अब तक मैसर्स SFL प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, काशिफ खान, दुर्शीद शाह और इनके साथी शामिल थे। मुंबई पुलिस जल्द ही इस मामले में मुल्जिमान से पूछताछ कर सकती है। राज कुंद्रा शिल्पा का मौकिफ जानने के लिए पुलिस जल्द इनसे राब्ता कर सकती है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर विवेकानंद रेड्डी के कत्ल का मामला नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। विवेकानंद रेड्डी के ड्राइवर शेख दस्तगीर के बयान को सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया। दस्तगीर ने अपने बयान के दौरान रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी समेत 3 अफराद का नाम लिया है, जिसकी वजह से अविनाश रेड्डी की परेशानियों में इजाफा हो गया है। खबर कानपुर से है, जहां जीका वायरस का फैलाव लगातार बढ़ रहा है। कानपुर में जीका वायरस के कुल 123 केसेस सामने आए हैं। 15 नए केसेस सामने आने के बाद कानपुर के चक्री थाना इलाके में हलचल मच गई। अब शहर में जीका वायरस के 86 एक्टिव केसेस हैं। कानपुर से संदीप सविता ने हालात का जायजा लिया। कानपुर में जीका वायरस के 15 नए केस मिलने के बाद एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। जिस तरह से जीका वायरस अपने पैर पसार रहा है वो 3 जिलों में फैल चुका है। लखनऊ और कन्नौज में भी जीका वायरस के केस पाए गए हैं, जिसके बाद से सतर्कता बढ़ती जा रही है। कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर इस समय 86 एक्टिव केस हैं। अब तक 123 जीका वायरस के केस मिल चुके हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आज 14 नवंबर है। ये दिन दुनिया भर में यौम आलमी ज़ियाबीतुस के तौर पर मनाया जाता है। तशवीशनाक बात यह है कि अब शुगर के मामले बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों और बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं। अगर इस जानिब खातिर खाह तवज्जो नहीं दी गई तो हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। माहिरीन का मानना है कि अब ऐसा नहीं रहा है कि डायबिटीज़ सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रही है जिनके वालिदैन में से किसी एक को शुगर की शिकायत थी, बल्कि मामूलात ज़िंदगी में हद दर्जे बदलाव ने अब हर किसी को इसकी कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। मार्केटिंग जॉब करता हूँ तो मेरे लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कभी मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना पड़ता है, मैं लेट नाइट घर वापस आता हूँ तो खाना बहुत लेट होता है, प्रॉपर स्लीपिंग नहीं हो पाती। तो कुछ दिन से मैं महसूस कर रहा था कि मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से मुझे एक्चुअली डायबिटीज की सिम्टम्स महसूस हो रहे थे।
तो फिर मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि मैं जाके कौन से मतलब कंसल्टेंट के पास जाके अपना चेकअप करवाऊँ क्यों। डायबिटीज पूरी दुनिया में न सिर्फ बहुत तेजी से बढ़ रही है बल्कि डायबिटीज होने की एज भी अब बहुत कम हो गई है। अब डायबिटीज जो है वो नौजवानों में और बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, जिसकी बहुत अहम वजह है हमारे तर्ज जिंदगी में बदलाव। यानी हमारी तर्ज जिंदगी में आजकल जो है जिस्मानी जो हरकत है बहुत कम हो गई है, एक्सरसाइज नहीं है। उसके अलावा हमारे खाने पीने में बहुत बदलाव आ गए हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, जंक फूड्स खाना। उसके अलावा तनाव बहुत ज़्यादा आजकल लोगों का जहनी तनाव बहुत हो गया है और जिसके कारण मोटापा बहुत बढ़ रहा है। तो इन वजूहात की वजह से आज डायबिटीज की जो इंसिडेंस है, डायबिटीज की तादाद है, बहुत तेजी से दुनिया भर में बढ़ रही है और हमें इसे रोकने के लिए अभी से कोशिश करनी बहुत जरूरी है। खास तौर से हमें नौजवानों में जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उन तक ये बात पहुंचानी है कि आप अगर डायबिटीज के रिस्क पर है तो आपको जो है अच्छी लाइफस्टाइल जो आपकी तर्ज जिंदगी है उसमें बदलाव लाइए। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के